सो हेलो एवरीवन। कल हमने आर्टिकल 13 पढ़ा था जिसका क्लॉज 1 ये बोलता है कि कोई भी लॉ है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो वो उस एक्सटेंट तक वॉइड होगा जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सारा लॉ ही इनवैलिड होगा या कुछ पोर्शन। तो इससे जुड़े हुए हम डॉक्ट्राइन को पढ़ेंगे आज, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो इस क्वेश्चन का जवाब देता है कि क्या पूरा का पूरा ही होल स्टैट्यूट ही वॉइड होगा। तो ये क्या बोलता है कि जब व्हेन द पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो क्या सारे का सारा स्टैट्यूट ही वॉइड होगा। तो फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलता है कि अगर हम ऑफेंडिंग पार्ट को हटा दें, उसके बाद जो पार्ट बचा है अगर वो फुलफिल कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जो स्टैट्यूट बनाने का ऑब्जेक्ट है, अगर वो उसको फुलफिल कर रहा है तब तो ठीक है, और अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो होल जो है, जो होल एक्ट है वही वॉइड होगा। ठीक है, अगर वैलिड और इनवैलिड पार्ट इस तरह से मिक्स है कि उन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है तो जो एंटायर एक्ट है वो वॉयलेट होगा। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ केस है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें सेक्शन 14 प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950 को वॉइड किया था। देखो, अगला डॉक्ट्राइन हम पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। ये क्या बोलता है कि अगर जो एक्ट हमने बनाया है उसका एक पार्ट वो जो है इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट, ठीक है, किसी भी एक्ट का कोई पार्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट, तो वो जो है नल नहीं होगा, वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, बस वो जो है अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, यानी कि वो डोरमेंट हो जाएगा, लेकिन वो डेड नहीं होगा। ठीक है, वो किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, वो पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए एग्जिस्ट करेगा, जो राइट और लाइबिलिटी एक्वायर करी है उस एक्ट के तहत बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनके लिए एग्जिस्ट रहेगा। अब देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी स्टैट्यूट का पार्ट है जो कि इनकंसिस्टेंट था विद फंडामेंटल राइट, अब वो जो है अनएनफोर्सेबल हो चुका है। ठीक है, अब क्या उसको दोबारा से रिवाइव्ड किया जा सकता है। तो एक केस है बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1955। इसमें जो है एक एक्ट था CP एंड बेराड मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947, जिसमें क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी एंटायर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, 19 क्लोज 1 सब क्लोज G था। ठीक है, जो कि जिसका ये जो एक्ट है वो वायलेशन कर रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट हुई जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, जो ये चीज़ थी इस पे जो कंट्रोल, ये जो राइट था स्टेट का कंट्रोल करने का एंटायर ट्रांसपोर्ट को, इसको जो है एक्लिप्स कर दिया था 19(1)G के तहत। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट ने उसको जो है रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो वो जो शेडो पड़ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट से, उस शेडो को रिमूव कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी पार्ट जो है स्टैट्यूट का वो अनएनफोर्सेबल हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा था उसको जो है रिमूव कर सकते हैं, जो एक्लिप्स पड़ गया था, ठीक है, जो डोरमेंट हो गया था उसको दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये देखो बात, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है वो लगेगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे। ठीक है, तो एक केस था दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1959, जिसमें उन्होंने बोला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं उन पर जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रावेन करते हैं ना फंडामेंटल राइट को, तो वो जो है वॉइड होंगे एब इनिशियो, मतलब वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होंगे। लेकिन दोबारा एक केस आता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, ठीक है, AIR 1974, जिसमें वो बोलते हैं कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर भी ये
जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो काम करेगा, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रावेन करते हैं फंडामेंटल राइट को तो फिर, और जो ये ऊपर बोला गया था ना कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो तो वॉइड एब इनिशियो होंगे, तो उन्होंने बोला कि हर केस में जो है नल एंड वॉइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला कि नॉट नल एंड वॉइड इन ऑल केसेस, ठीक है। इससे इनका क्या मतलब है, देखो उन्होंने बोला कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करते हैं, ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट उन्होंने स्पेशली बोला आर्टिकल 19 से रिलेटेड, ठीक है। अगर आर्टिकल 19 से रिलेटेड किसी भी राइट को एब्रिज करते हैं तो वो जो है ऑपरेट होंगे अगेंस्ट नॉन सिटीजन, लेकिन सिटीजन के केस में वो जो है वॉइड होंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और केस आता है दुलारी लोथ वर्सेस थर्ड एडिशनल डीजे कानपुर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर लगेगा अगेंस्ट सिटीजन ऑल्सो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या फंडामेंटल राइट को जो है वेव कर सकते हैं, मतलब क्या फंडामेंटल राइट को हम त्याग सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो हमें मिलता है विशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर AIR 1959 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ नॉट ओपन टू अ सिटीजन टू वेव एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, कि हम जो है फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग द वेल। इसमें क्या है कि अगर जो है हमें टेस्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, कि वो जो है वॉयलेट कर रहा है या नहीं फंडामेंटल राइट को, तो हमें क्या देखना होगा, उसका ट्रू नेचर देखना होगा, करेक्टर देखना होगा, इम्पैक्ट देखना होगा, इस एक्ट का क्या पर्पस है, किस चीज़ को सप्रेस करने के लिए उस जो है एक्ट को बनाया गया है, यानी कि उसके ट्रू नेचर देखकर जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चेक करना होगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग द वेल।